हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जो प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने नंबर सिस्टम की बात कर ली थी बच्चों। और जो नंबर सिस्टम है उस नंबर सिस्टम में अलग अलग नंबर्स आते थे, वो सारे हमने देख लिए थे। उसको अच्छे से देख लेना लेक्चर, ताकि बेसिक मैथ्स में आपको पूरी जो भी मैथ्स पढ़ो उसमें नंबर सिस्टम का कोई डाउट आपको ना रहे, ठीक है। और आगे चलते हैं। आज अपन बच्चों 3-4 टर्म्स पढ़ेंगे। HCF, LCM ये क्या होता है, आपने 10 से पहले भी पढ़ा होगा। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होती है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेसिक मैथ्स है। आप लोगों ने हो सकता है पहले पढ़ो, बट फिर भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे, जिससे और कॉन्सेप्ट्स और मैथ्स में और कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। चलिए, तो अपन आज के लेक्चर को बढ़ाने से पहले एक नंबर सिस्टम की एक बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलता नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर होते थे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊं ये गोला, ये मैं बोलूं ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसका पार्ट होगा? होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आएगा, जीरो के अलावा नेचुरल नंबर आ जाएगा। होल नंबर किसका पार्ट रहा होगा? होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलते थे, मतलब इंटीजर का पार्ट रहा होगा। इंटीजर किसका पार्ट रहा होगा? इंटीजर या होल नंबर जो है ना, होल नंबर में आया होगा बच्चों जीरो भी, और 0 1 2 3 4 वो होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर केवल 1 2 3 4 होता है, ठीक है ना, कोई डाउट मत करना इसमें। होल नंबर किस में आया होगा? होल नंबर इंटीजर का पार्ट रहा होगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद इंटीजर किसका पार्ट रहा होगा? रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स में इंटीजर आते हैं, है ना। ये रेशनल नंबर, या इसको अपने को क्यू बोल देना चाहिए था, इसका सिंबल क्यू है ना, तो इसका सिंबल क्यू आ जाएगा। और ये जो रेशनल नंबर आए हैं, ये किसका पार्ट रहा होगा? रियल नंबर का पार्ट रहा होगा। इस तरीके से ये हायरार्की है। इसको ऐसे लिख सकते थे बच्चों अपन, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ, इसको हम क्या पढ़ते हैं? सबसेट। कल हमने एक साइन देखा था यू का, है ना, इसको केवल यू बोल देते हैं, इसको यूनियन बोलते हैं अपन। यूनियन मतलब साथ में। सबसेट मतलब नेचुरल नंबर एक पार्ट है किसका? होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट है? इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट आ जाएगा? रेशनल का। रेशनल किसका सबसेट आ जाएगा? रियल नंबर का। समझ रहे हैं अपन? तो याद करना है अपने को कि किस किस तरीके से ये जो नंबर लाइन है या जो नंबर सिस्टम है वो आगे बढ़ता है। चलिए बच्चों, तो नंबर सिस्टम की बात हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। आज हमें जो पॉइंट्स पढ़ने हैं हम उन्हीं पे आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आज हमें पढ़ना है, ये जो बेसिक मैथ्स चल रही है अपनी, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है HCF एंड LCM। तो आप एक हेडिंग में लिख लीजिए HCF एंड LCM। बिल्कुल बेसिक सी बातें चल रही हैं। HCF और LCM 10th से पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, तो सारे बच्चे वीडियो पॉज करके खुद से डेफिनेशन लिख लेंगे। बताइए HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिख लीजिए पहले इसकी डेफिनेशन कि इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 और more than 2 numbers और expressions। numbers और expressions, ठीक है। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसमें इतना ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। HCF का मतलब आपको एक कॉमन नंबर निकालना है। HCF का मतलब आपको एक कॉमन नंबर निकालना है। जैसे 3 और 6 में कॉमन क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो वही उसका क्या हो जाएगा भैया? HCF हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी में एक और आप पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर इनके क्वेश्चंस, इनके पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे अपन। एक LCM आता है बच्चों। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कुछ भी बोल दो। तो सेम डेफिनेशन है कि इट इज लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स और एक्सप्रेशंस, है ना। इट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन
टू नंबर्स और एक्सप्रेशंस। ठीक है, कंप्लीटली इसे लिख लेना। तो डेफिनेशन आपको बता दिया, बट डेफिनेशन नहीं, मैथ्स में तो अपने को लॉजिक आना चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो HCF का मतलब कॉमन लेना है, LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो नंबर जो सभी की टेबल में आता हो, ऐसा कुछ समझ लो आप। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही हो, जैसे 3 और 6 का एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, क्योंकि 6 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है, या 3 से उसको परफेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो, और 6 उसको भी 6 से परफेक्टली डिवाइड कर सकते हो, तो वो एलसीएम आ जाएगा। HCF एलसीएम आता है हमें, हम थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं, इसके पॉइंट्स और देख लेते हैं, तो आपको और समझ में आ जाएगा। सारी बेसिक मैथ्स चल रही है बच्चों, बेसिक मैथ्स का सेकंड लेक्चर है ये, आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिए ताकि आगे आने वाली मैथ्स उसमें आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले HCF की बात कर लेते हैं अपन। चलिए HCF बताइए मेरे को, HCF बताइए 2 और 4 का। HCF मतलब कॉमन लेना है, 2 और 4 में से क्या 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसका HCF भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। HCF मतलब कॉमन लेना, कुछ खास बात नहीं है। मान लीजिए HCF बताइए आप मेरे को 4, 8 और 12 का कॉमन लेना है अगेन, तो इनमें से कॉमन क्या ले लोगे, 4 कॉमन ले सकते हो, इनमें से 4 कॉमन ले लोगे, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, तो 4 कॉमन ले सकते हो। तो HCF मतलब कॉमन लेने का, कॉमन लेना है ना, और कुछ इसमें फिलॉसफी नहीं लगानी है। HCF आप निकाल सकते हो, जैसे 5, 10, 15 का, 5, 10, 15 का कॉमन ले लो, 5 कॉमन आ जाएगा। और ये जो नाम दिए गए हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे आपको मालूम होगा, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ मैं, अपना दूसरा चैनल भी है फिजिक्स पढ़ो, जिसमें फिजिक्स के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसमें मैंने आपको KTG पढ़ा रखा है। KTG में बच्चों क्या आता है, KTG में आता है एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी। तो ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, इन्होंने नाम जो बनाए हुए हैं ये उल्टे बनाए हुए हैं। रूट मीन स्क्वायर में रूट मीन और स्क्वायर बोला है, लेकिन सबसे पहले स्क्वायर करना पड़ता है। जो भी मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर, पहले उन वेलोसिटीज का स्क्वायर करना पड़ता है, फिर उनका मीन या एवरेज निकालना पड़ता है, फिर उनका रूट निकालना पड़ता है। तो रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं, बट उल्टा बोलते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बट आंसर लोएस्ट नंबर आ रहा है। देखो सबसे छोटा नंबर 2 और 4 का 2 है, 4, 8, 12 का सबसे छोटा नंबर 4 है, तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे। ऐसा कुछ लॉजिक याद कर सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं है। HCF मतलब कॉमन ले लो आप, बाकी जो सबसे छोटा नंबर होगा वही कॉमन आ रहा है, समझ रहे हो क्या। तो ये HCF इसका आ जाएगा। इसमें एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं बच्चों, HCF में एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं। बताओ इसका HCF क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसमें से कॉमन लोगे। इसमें से अगर आप कॉमन लेते हो तो कॉमन क्या ले पाओगे, कॉमन इसमें से आप 2 ले पाओगे, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी में आप मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को HCF निकालना होता, कॉमन लेना है, HCF निकालने का मतलब कॉमन लेना होता मेरे को a की पावर 1, a की पावर 2 और a की पावर n में से, तो कॉमन इनमें से a आ जाएगा। HCF में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। HCF मतलब कॉमन लेना है हमें। आओ इसमें बच्चों, जैसे मैं बोल रहा था, तो नंबर्स हो गए, एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ x, वेरिएबल x की टर्म्स में भी हम कुछ दे सकते हैं। जैसे HCF पूछ लिया हमने आपसे x² - 1 और x + 1 का, बताओ इसका HCF कमेंट कर देना। तो इसका HCF कैसे निकालोगे, HCF मतलब कॉमन लेना है, नहीं मालूम हो तो x² - 1 को a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b × a + b। तो x - 1, x + 1 और x + 1, इन दोनों में से x + 1 कॉमन आ रहा है, तो x + 1 कॉमन आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमन लेना पड़ेगा तो HCF आ जाएगा अपने पास। ऐसे ही HCF आप निकाल सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। HCF निकालना है, सबसे जो कॉमन आपको नंबर दिख रहा है वो निकालना पड़ेगा। अलग अलग एक्सप्रेशंस आपको मिल सकते हैं। मान लीजिए इसमें एक लास्ट अपन और ले लेते हैं, आपको HCF निकालना पड़ जाता किसका, x³ - 1 और मान लीजिए x³ - 1 × x² - 1 का। कुछ खास बात नहीं है, क्या कॉमन दिख रहा है, x³ - 1 कॉमन दिख रहा है, x³ - 1, यही इसका क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स का HCF निकालना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आराम से HCF आप निकाल सकते हो। अब इसमें समस्या क्या आती है, मान लीजिए HCF आपको रेशियो या रेशनल नंबर्स का निकालना पड़ता। मान लीजिए आपसे HCF पूछ लिया होता, A/B, C/D और E/F का,
बच्चों अगर इसका HCF पूछ लेगा तो फॉर्मूला आएगा, जो ऊपर वाले नंबर है ACE, इनका तो HCF निकालना पड़ेगा आपको, और जो नीचे वाले नंबर हैं B, D और F, इनका क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। ऊपर वाले नंबर का HCF, नीचे वाले नंबर का LCM, ठीक है, अलग फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर यहाँ पे LCM में पढ़ेंगे, अगर LCM होता तो ऊपर वाले नंबर का LCM निकालते, नीचे वाले नंबर का HCF निकालते, अगर LCM निकालने को आ जाता इस फॉर्मेट के नंबर्स का, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, कोई एग्जाम्पल ले लो, सिंपल सिंपल सी बातें याद कर लेना इन्हें। एग्जाम्पल क्या लोगे, कुछ भी ले लो, HCF निकाल दो आप। HCF आप निकाल सकते हो, मान लीजिए 10/20 और 20/30 और 30/40, मान लीजिए इनका HCF निकाल रहे होते हैं अपन। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको बोला ना ऊपर वाले नंबर्स का तो HCF निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले नंबर का 10, 20 और 30 का HCF निकालना पड़ेगा। LCM निकालना सीखा नहीं है, बट 10 से पहले इन नंबर्स का तो LCM आप बता ही दोगे, 20, 30, 40 का LCM, ठीक है। तो बताओ ऊपर वाले नंबर का HCF मतलब कॉमन क्या है, कॉमन 10 कॉमन है, 10 कॉमन ले लोगे 1 बच जाएगा, 10 कॉमन ले लोगे 2 बच जाएगा, 10 कॉमन ले लोगे 3 बच जाएगा। इनका LCM क्या होता है बच्चों, वो नंबर जो सबकी टेबल में आ जाएगा। ऐसा कुछ आपको अगर नहीं समझ में आए तो बोल सकते हो, तो इनका LCM 120 बोल सकते थे अपन, 120 नहीं आएगा 120। देखिए 20 जो है उस 20 × 6 120 होता है, 30 × 4 भी 120 होता है, 40 × 3 भी 120 होता है। और LCM निकालने का तो मेरे को एक बचपन में 6th क्लास में मैडम ने सिखाया था। 6th क्लास की मैडम हमेशा याद आती है, उन मैडम को याद करना छोड़ेंगे अपन। उन मैडम ने जो तरीका बताया था, बताओ मेरे को LCM का ऐसा एक तरीका होता था, अभी पढ़ेंगे भी LCM निकालना था मेरे को 20, 30 और 40 का, 20, 30 और 40 का। सब में 1 बनाते थे अपन। जैसे यहाँ से मैंने क्या किया, 20 कॉमन ले लिया, ठीक है, या 10 कॉमन ले लिया। 20 तो क्या कॉमन लिया, 10 कॉमन ले लो इसमें से, है ना। तो इसमें से अगर आप 10 कॉमन ले लोगे तो 10 कॉमन लेने पे क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। फिर यहाँ पे 2 कॉमन लिया, आप 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इससे कुछ कॉमन आएगा नहीं, 3 को 3 रहने दो, और इससे 2 कॉमन आ गया तो 2 आ गया। फिर अब 1 को नहीं छेड़ते थे अपन, 1 को नहीं छेड़ते थे। 3 कॉमन ले लोगे तो 1 तो 1 रहेगा, 3 में से 3 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, 2 बाकी है। फिर 2 भी कॉमन ले लेंगे तो 1, 1 और 1, सब 1, 1 और 1 बाकी रहेगा। ये LCM आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 10 2 × 20, 23 × 60, 62 × 120, 120 इसका LCM आ जाएगा। ये 6th क्लास का मेथड है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, हो सकता है आपको याद ना हो, बट हम 1 बना देते थे लास्ट में, है ना। और बाकी आप कॉमन सेंस लगा पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। वो नंबर जो सबकी टेबल में आता हो, है ना, 20 में भी आए, 30 में भी आए, 40 में भी आए, और सबसे पहले आए। हो सकता है आप इसका LCM 240 बोलने लग जाओ, बट दैट इज नॉट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। 240 भी तीनों की टेबल में आएगा, बट वो LCM नहीं हो जाएगा। तो आप इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए तो वो मल्टीपल जो सबकी टेबल में आए बट सबसे छोटा भी हो तो 120 आएगा, उसका तरीका भी है अपने पास। तो HCF वो आप आसानी से निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। चलिए बच्चों, HCF के बारे में जानकारी हो गई है। HCF कोई बड़ी बात नहीं है। HCF का हाँ ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप ज़रूर देख सकते हो। अब इसके बाद अपन LCM देख लेते हैं बच्चों कि LCM किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, और उसके बारे में भी अपने को जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन पहले जितना भी अपने को आता है वो बताओ आप मेरे को, है ना। तो LCM निकालना है अपने को 2 और 4 का, 2 और 4 का, वो नंबर जो दोनों की टेबल में आए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, वो नंबर जो दोनों की टेबल में आए और सबसे पहली बार आए। जैसे 2 की टेबल में 8 भी आता है, 4 की टेबल में भी 8 आता है, लेकिन LCM 8 नहीं होएगा। LCM इसका 4 बोल देंगे अपन, है ना। तो 2 की टेबल में भी 4 आता है, 4 की टेबल में भी 4 आता है, और सबसे पहले यही नंबर आता है। उसके बाद दूसरा नंबर जो दोनों टेबल में आता है वो 8 आता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। वो नंबर ढूंढना है जो दोनों की टेबल में आए, उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, LCM बोलते हैं। ये देसी तरीका है, बिल्कुल देसी तरीका। बाकी 2 और 4 का LCM निकालने का वो अभी तरीका बताया था ना, 1 1 बना के, वो भी कर सकते हो, बट वो 6th क्लास का मेथड है। अभी अपन जिस क्लास में और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको ये सब मेंटली आना चाहिए, और ये तो बहुत ही 2 कौड़ी की बात है जो आपको आती होगी।
और देख लेते हैं ये यहाँ पे क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है लेकिन आंसर इसका सबसे बड़ा नंबर आ रहा है। ये मैं बता रहा था आपसे कि इंग्लिश में एक्चुअली बोला कुछ जाता है और आंसर कुछ और आता है। HCF में क्या होता है, मतलब एक ऐसी पॉइंट है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। HCF अगर मैं निकालता तो HCF होता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन आंसर उसका सबसे छोटा नंबर आता है। देखिए यहाँ पे HCF अगर मैं निकालता 2 और 4 का HCF वो 2 आ रहा था, छोटा नंबर, जबकि उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्या मतलब है वो देख लेना, उनके शब्दों पे मत चले जाना आप। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेकिन आंसर सबसे छोटा नंबर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेकिन आंसर सबसे बड़ा नंबर, है ना। तो ऐसा कुछ अगर कंफ्यूज कोई करे तो कंफ्यूज नहीं होने का। आंसर जो आ रहा है वो उसकी डेफिनेशन से आ रहा है, क्या उनका मतलब है, क्या उनके फंडे हैं, उस हिसाब से आंसर निकाल रहे हैं अपन। तो एलसीएम जो है उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे अपन, बट 2 और 4 का एलसीएम 4 ही आ जाएगा और एलसीएम निकालते हैं हम 2, 4, 8 का, तो एलसीएम 8 आ जाता, सबसे बड़ा नंबर। जबकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहे हो तो सबसे छोटे नंबर तो 2 था, नहीं, लेकिन 2 इसका क्या आ जाएगा, 2 इसका HCF आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, नाम दे दिया गया है, क्या उसका मतलब है उस हिसाब से आंसर आएगा। बट बिल्कुल भिड़ते ये नहीं कि अब से सर ने बोल दिया है कि HCF सबसे छोटा नंबर आता है, एलसीएम सबसे बड़ा नंबर आता है, तो जो दिखे फटाक से नंबर कर लिया। जैसे मैंने आपसे बोल दिया एलसीएम निकाल लो आप 369 का, तो ये नहीं 9 पकड़ लिया, 9 3 की टेबल में आता है लेकिन 9 6 की टेबल में नहीं आता है। इसका एलसीएम होगा 18, वो नंबर जो सभी की टेबल में आए, 3 की टेबल में भी आता है 18, 6 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है। समझ रहे हो क्या? तो ये आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो एलसीएम का, है ना। तो जब भी एलसीएम का आंसर निकालना, वरना तरीका है मैं एक और बार बता दूंगा, वही बच्चों वाला तरीका, इन लो बच्चों वाला तरीका बता देता हूँ एक बार। 369 18 कैसे है, वैसे सबको मालूम होगा, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे एक्सप्रेशंस आएंगे तो उनका एलसीएम निकालने में कंफ्यूज मत होना। 369 में सबसे पहले 3 कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया। फिर अब 1 को नहीं छेड़ते हैं, 2 कॉमन लिया तो 1 तो 1 रहेगा, 2 में से 2 कॉमन ले लिया, 1 बच गया, 3 को 3 रहने दो, उसको छेड़ना नहीं है। फिर 3 कॉमन लिया, 1 1 रहा, 1 1 रहा, और 3 में से 3 कॉमन लिया, 1 आ गया। सब 1 1 1 आ गए, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 2 और 3 को, यही आपका एलसीएम है। 3 2 6 6 3 18, 80 आपका एलसीएम आ गया 18। तो ये अपन 10 से पहले करते थे, अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि सर हमें ऐसे बता रहे हैं। ये तो क्या है कि बिल्कुल बच्चों वाला दिमाग लगा के आपको बताया जा रहा है कि भाई एलसीएम इस तरीके से निकाल लेना। निकाल लोगे एलसीएम, कोई भी नंबर है। जैसे अब मैं आपसे एलसीएम पूछ लेता, एलसीएम में पूछ लेता 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इनका एलसीएम पूछ लेता तो 2 की पावर 3 आ जाता, सबसे बड़ा नंबर। क्योंकि 2 की पावर 3 2 की टेबल में भी आएगा, ये 2 की पावर 1, ये दोनों तो सेम ही हो गया, खैर तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 की टेबल में भी आएगा, 2 की पावर मतलब 4 की टेबल में भी आ जाएगा, और ये 2 की पावर 3 उसकी टेबल में भी आ जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मैं आपसे एलसीएम पूछ लेता, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ऐसे 2 की पावर n, इसका अगर मैं एलसीएम पूछ लेता तो सबसे बड़ा नंबर 2 की पावर n। समझ रहे हो क्या? एलसीएम सबसे बड़ा नंबर होता है। ये बेसिक क्वेश्चंस में लगा सकते हो, लेकिन अपन जिस लेवल के सवाल करेंगे उसमें ये सब काम नहीं करेगा। चलो एलसीएम के कुछ ठीक सवाल बता दो मेरे को। एलसीएम ही निकाल रहे हैं, एलसीएम HCF, उसमें आप ये बताओ मेरे को, एलसीएम निकालना है अपने को, एलसीएम निकालना है अपने को, मान लीजिए x इंटू एक्स प्लस 1 और x स्क्वायर का, x इंटू एक्स प्लस 1 और x स्क्वायर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम अब या तो आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, वो नंबर जो इन दोनों की टेबल में आ जाए, या वो नंबर जिसमें आप इसका डिवाइड कर दो। यार जो दोनों की टेबल में आएगा, जैसे 4 2 की टेबल में आता है, तो जब उसे 2 से डिवाइड करते हो ना तो कुछ इंटीजर बचता है। यहीं से अपन फंडा निकालेंगे, जो आंसर एलसीएम का लिखोगे आप, है ना, उस आंसर से दोनों नंबर को डिवाइड करने पे इंटीजर आना चाहिए। वापस से सुन लो, जो आप आंसर लिखोगे, जो भी आप आंसर लिखोगे, उस आंसर को नंबर से डिवाइड करके इंटीजर आना चाहिए। जैसे कि 369 का आंसर 18 आया, तो आंसर को 3 से डिवाइड किया, इंटीजर आ रहा है क्या, 18/3 6।
6 से डिवाइड किया, 3 आ गया, 9 से डिवाइड किया, 2 आ गया। तो जो एलसीएम का आंसर आता है ना, उसे नंबर से डिवाइड करने पे इंटीजर मिलना चाहिए। यही एकमात्र सत्य बात है एलसीएम के लिए। बाकी बहुत सारी कंडीशन मैं भी लिखवाऊंगा और भी टीचर लिखवाते हैं, उनसे कुछ मतलब नहीं है। केवल एक बात, आंसर को जो नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करने पे इंटीजर आ जाए तब तो एलसीएम पॉसिबल है, वरना एलसीएम पॉसिबल ही नहीं है। ये कंडीशन है, आगे लिखेंगे, अभी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है अपने को। आप इसी में बताओ मेरे को एलसीएम इसका कैसे निकालते हैं, या तो इसका आप ओरली एलसीएम बोल दो। जो एलसीएम आ जाए तो एलसीएम इसका x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 आ जाना चाहिए। क्यों? ये आंसर है ना। इसको अगर डिवाइड करते इससे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाता, x और x स्क्वायर, x बाकी रह जाता, ठीक है। और इसको x स्क्वायर से डिवाइड करते तो पूरा डिवाइड हो गया, x प्लस 1 बाकी रह जाता, यही एलसीएम आएगा। वरना बच्चों वाला तरीका लगा दो, बच्चों वाला तरीका ही तो बच्चे लगाएंगे। ये रहा, इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए सबसे पहले x, ठीक है। x कॉमन ले लोगे तो बताओ यहाँ पे कितना बाकी रह जाएगा, x प्लस 1 और x स्क्वायर, x प्लस 1 और x, ये बाकी रह गया। अब इसमें एक बार और x कॉमन ले लीजिए, इसमें से तो x कॉमन आएगा नहीं, ये तो x प्लस 1 बाकी रह जाएगा। ये कितना बाकी रह जाएगा, 1, ये कितना बाकी रह जाएगा, 1। अब x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, ये भी 1 बाकी रह जाएगा, ये भी 1 बाकी रह जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा जी, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और वरना एलसीएम को ऐसे भी सोच सकते थे, एलसीएम निकालने का मतलब क्या है, जैसे 1/2 प्लस 1/3 करते थे आप, तो नीचे 2 और 3 का एलसीएम ही तो लिखते थे। इन दोनों का एलसीएम का मतलब समझना है अपने को। एलसीएम का मतलब अपने को ये दिया हुआ है 1/x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो नीचे आप जो लिखोगे वही एलसीएम है। नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखूंगा मैं x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। मैं अगर ये लिखूंगा तो ये बताओ, यहाँ पे x प्लस 1 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर x आ गया, और इसे x स्क्वायर से डिवाइड किया तो ऊपर x प्लस 1 आ गया। ये मैंने सॉल्व कर दिया। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका एलसीएम आपने मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं लिखा, इसका एलसीएम हम लिख लेते, इनको मल्टीप्लाई कर देता मैं तो कितना आ जाता, x³ इंटू एक्स प्लस 1, x³ इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई करके। बच्चों एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर। ये इससे बड़ा नंबर है, ये एलसीएम नहीं होगा, और इससे भी आ जाएगा एलसीएम। कैसे आएगा, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करके तुमने यहाँ पे लिखा तो बताओ, इसको इससे डिवाइड करते हैं अपन तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाता, x और x³ मतलब x स्क्वायर बाकी रह जाता। और जब इसको x स्क्वायर से डिवाइड करते आप तो x स्क्वायर से डिवाइड करते तो ऊपर बाकी रह जाता x इंटू एक्स प्लस 1, ये बाकी रह जाता। बच्चों ये बताइए ऊपर x कॉमन आ जाता क्या, x कॉमन आके ऊपर क्या बाकी रह जाता, x और x प्लस 1, और नीचे आपने लिखा था x³ इंटू एक्स प्लस 1। देखिए x और x³ एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बाकी रह जाएगा वही x प्लस 1, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ये जो नीचे टर्म आ रही है यही एलसीएम है। आया है कि ये नहीं आया है? तो करने में तो आप ये भी कर सकते हो कि जब भी हम एलसीएम पूछें 1 अपॉन करके सबको मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, जो नीचे नंबर आएगा वही एलसीएम है। बट दिमाग लगा लो, आपको सबसे छोटा नंबर चाहिए जो एलसीएम, सबसे छोटा नंबर चाहिए जो हर एक नंबर या एक्सप्रेशन की टेबल में आए, जिससे हर एक नंबर को डिवाइड करने पे इंटीजर आ रहा हो। समझ में आ रहा है? एलसीएम निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। ये सब चीज़ें जो बोली जा रही हैं इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन। हाँ तो बच्चों एलसीएम, अगर एलसीएम अपन निकालें इन टर्म्स का, बताओ एलसीएम निकाल रहे हैं अपन एक्स स्क्वायर, x³ एक्स प्लस 1 का। बताइए इसका अगर एलसीएम अपन निकालते तो या तो आप वही 1 1 1 बनाने की कोशिश करो, या फिर इन्हें मल्टीप्लाई करके सबसे छोटा मल्टीपल देखो जो सभी की टेबल में आ जाए, है ना, जिससे सभी को आप डिवाइड करो तो इंटीजर बच पाए। तो यहाँ पे आपको एलसीएम दिखेगा x³ इंटू एक्स प्लस 1। देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x इंटू एक्स प्लस 1,
इसको इससे डिवाइड करोगे कितना बच जाएगा, x प्लस 1, इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, और इंटू एक्स प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये मेंटली करो तो बहुत अच्छा है, इनको या तो मल्टीप्लाई कर देते सबको मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, x की पावर 6 इंटू एक्स प्लस 1, लेकिन x की पावर 6 से छोटा ये नंबर है ना, उससे कम है, यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा। वैसे तरीका तो बच्चों वाला तरीका एक बार और लास्ट बार बता देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और x इंटू एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले इसमें आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 1 बच गया, इसमें x बच गया, और एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ नहीं रहा है तो आप केवल इसमें x कॉमन ले लो, ठीक है, केवल x कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और x प्लस 1, ठीक है। अब अगर एक x कॉमन लेते तो इसमें 1 आ जाता, इसमें x कॉमन लेते x, और इसमें से x कॉमन आ नहीं रहा है तो x प्लस 1, बस फिर ये 1 आ गया। अब एक x को और लेना है तो एक x और कॉमन ले लो, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये x प्लस 1, और लास्ट में x प्लस 1 और कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x प्लस 1 और आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1, यही एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। तो एलसीएम आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आप आसानी से इसमें निकाल सकते हो। इसके बाद इसी में आपको एक पॉइंट और लिखना है बच्चों, जब भी अपन एलसीएम निकालेंगे, है ना, अब ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स लिख लेना। एलसीएम अगर आप रेशनल और रेशनल नंबर का निकाल रहे हो, ये आर क्या है, रियल नहीं है, रेशनल नंबर है ना, तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की जानकारी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई हुई है। अगर 2 रेशनल नंबर का आप एलसीएम निकालोगे तो ये एलसीएम बच्चों पॉसिबल है, जैसे 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। अगर आप एलसीएम निकालते हो बच्चों रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का, तो बच्चों ये एलसीएम कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, कभी भी एलसीएम इनका पॉसिबल नहीं होगा, रेशनल इर्रेशनल का। ऐसा क्यों होगा वो भी अभी देख लेंगे। अगर आप एलसीएम निकालते हो इर्रेशनल और इर्रेशनल नंबर का, तो याद रखना ये पॉसिबल है, पॉसिबल है अगर ये दोनों इर्रेशनल नंबर एक ही फैमिली के हैं। if these irrational numbers are of same family, ठीक है। तो अगर ये रेशनल नंबर सेम फैमिली के, सेम फैमिली मतलब जैसे ये भी √2 होता और ये 3√2 होता, तब तो पॉसिबल है, लेकिन ये √2 हुआ, ये रूट मान लीजिए 5 हो गया, तब पॉसिबल नहीं है। √2 वाली फैमिली होनी चाहिए, ये पाई है तो ये भी कुछ 3, 4, 5 पाई होना चाहिए। अगर ये पाई है, ये पाई स्क्वायर है, तब भी पॉसिबल नहीं है, सेम फैमिली के होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये 3 रिजल्ट्स अपन ने बता रखे हैं कि अगर रेशनल है जो आमतौर पर मिलता है तब तो एलसीएम पॉसिबल है, रेशनल इर्रेशनल में नॉट पॉसिबल, कभी भी रेशनल इर्रेशनल में एलसीएम नहीं निकालना है आपको। इर्रेशनल इर्रेशनल में पॉसिबल होगा अगर सेम फैमिली में होंगे ये दोनों इर्रेशनल नंबर, तब। इन तीनों कंडीशंस को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक कंडीशन लिख लो, उसी एक कंडीशन से ये तीनों कंडीशंस आ जाएंगी। क्या है वो कंडीशन? कंडीशन ये है बच्चों कि इफ एलसीएम ऑफ x, y इज z, मान लीजिए x और y का एलसीएम z होता, देन it is only possible if z by x and z by y is integer। बच्चों यही एकमात्र कंडीशन है एलसीएम की। ऊपर की जो तीनों कंडीशन है वो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन याद कर लो, इससे ऊपर वाली तीनों कंडीशंस सही हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ताकि ये एलसीएम की सारी कहानी खत्म हो जाए। तो आप इसमें ये बताओ मेरे को कि जैसे एलसीएम लेना होता 2 और 4 का, सबसे पहले मैंने लिखवाया था रेशनल और रेशनल का एलसीएम पॉसिबल है, रेशनल का एलसीएम पॉसिबल है, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो, बहुत ही आसान है। इसको चेक कैसे करोगे? 4 डिवाइडेड बाय 2 ये भी इंटीजर आ रहा है, और 4 डिवाइडेड बाय 4 ये भी इंटीजर आ रहा है। ठीक है, आई लिखा हुआ है ये।
तो 4 डिवाइड बाय 4 इंटीजर है, इसलिए पॉसिबल है। बाकी ये तो मेन कंडीशन है, बस यही एक कंडीशन याद करो, या फिर वो तीनों कंडीशन याद कर लो। उसमें पहली कंडीशन क्या थी, रेशनल का एलसीएम पॉसिबल होगा, पॉसिबल है। दूसरा, रेशनल इररेशनल का कभी एलसीएम नहीं निकालना है। एलसीएम अगर हमें निकालना पड़ता 2 का और पाई का, ये क्या है बच्चों, रेशनल है। पाई हमने पिछली क्लास में बताया था इररेशनल है। अब अगर 2 और पाई का एलसीएम निकालना है तो कुछ बच्चे बोल देंगे 2 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई आ गया। तो अब इसे दो तरीके से देखो आप, ये आंसर गलत है वैसे, है ना। या तो आप रट लो, याद कर लो कि सर ये रेशनल है, ये इररेशनल है, तो आंसर आ गया नॉट पॉसिबल, मतलब एलसीएम नहीं निकालेंगे। या फिर चलो आंसर 2 पाई निकाल भी दिया तो हमेशा चेक कर लो कि 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 पाई को पाई से भी डिवाइड करेंगे। इंटीजर आना चाहिए, बताओ 2 पाई को 2 से डिवाइड किया, पाई तो इररेशनल है, आना तो क्या चाहिए था, इंटीजर आना चाहिए था, और ये पाई क्या है, इररेशनल भी है और इवन ये इंटीजर भी नहीं है, 3.14 इट इज नॉट इंटीजर, तो नॉट पॉसिबल ही आएगा। समझ रहे हो, आप केवल इतना चेक कर लो, या तो कंडीशन याद कर लो कि रेशनल में हमेशा एलसीएम पॉसिबल है, रेशनल इररेशनल में कभी एलसीएम नहीं लेना है बच्चों, आपको एलसीएम पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आंसर को जब आप नंबर से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आना चाहिए, नहीं मिल रहा है इंटीजर, इसलिए कभी भी इनका आपको जो एलसीएम है वो नहीं लेना है। तीसरी एक और कंडीशन थी, इररेशनल में पॉसिबल होगा जब वो सेम फैमिली में होंगे। उन तीनों कंडीशंस को या तो अलग से याद करो या फिर केवल डिवाइड करके देख लिया करो कि इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ रहे हो क्या, तीनों कंडीशन याद करने से अच्छा है एक ही इक्वेशन याद कर लो। जैसे मैं थर्ड एग्जांपल में आपसे एलसीएम पूछ लेता हूँ, एलसीएम पूछा मैंने √2 और 3√2 का, तो पहले तो समझ में आना चाहिए ये सेम फैमिली है क्या, सेम फैमिली, हाँ ये भी √2 वाली फैमिली है और ये भी √2 वाली फैमिली है, तो इसमें एलसीएम पॉसिबल होगा, वो एलसीएम 3√2 आएगा, 3√2। अभी चेक करना है कि ये एलसीएम सही है कि नहीं है, बताओ 3√2 को जब तुम 3√2 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब इंटीजर है, और 3√2 को तुम √2 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 भी इंटीजर है, मतलब पॉसिबल है, अगर ये सेम फैमिली है तब, ठीक है। आप इसी में चेक कर लो, आप एलसीएम निकाल रहे होते मान लीजिए पाई और पाई स्क्वायर का, बच्चों ये दोनों इररेशनल हैं, इनकी फैमिली भी अलग अलग है, एक पाई की टेबल अलग चलेगी, पाई स्क्वायर की टेबल अलग चलेगी, सेम फैमिली मतलब सेम टेबल, है ना, तो पाई और पाई स्क्वायर की फैमिली अलग है, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल किस लिए, क्योंकि इनकी फैमिली अलग अलग है। दो तरीके हैं एलसीएम के लिए, या तो वो 3 फॉर्मूले याद करो, या फिर एलसीएम का हर बार आंसर लिख लो और डिवाइड करके देखो कि भैया आंसर इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है डिवाइड करने पे। मान लो नॉट पॉसिबल, ये तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि दोनों की फैमिली अलग अलग है, इसलिए नहीं हो सकता इनका एलसीएम। या फिर आप डिवाइड करके बोल देते कि सर इसका एलसीएम मैं अगर लिखता पाई स्क्वायर, तो बताइए पाई स्क्वायर को जब पाई से डिवाइड करना है और पाई स्क्वायर को एक बार पाई स्क्वायर से डिवाइड करना है, पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर से डिवाइड किया तब तो इंटीजर आया, लेकिन पाई स्क्वायर को जब पाई से डिवाइड करोगे तो पाई आएगा, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये एलसीएम भी नहीं मान सकते हो आप। तो कहने का क्या मतलब है कुल मिला के, आप या तो जैसे ज्ञानी विज्ञानी टीचर्स अलग अलग ये पॉइंट्स लिखवाते हैं, तीनों पॉइंट्स अलग अलग याद करो कि रेशनल और रेशनल में अगर रेशनल नंबर है दूसरा भी रेशनल नंबर है तब तो एलसीएम पॉसिबल है, अगर रेशनल इररेशनल नंबर है तो कभी भी आपको एलसीएम नहीं निकालना है, नॉट पॉसिबल है। या फिर इररेशनल हो जाए तो फैमिली सेम होनी चाहिए, फैमिली सेम होनी चाहिए मतलब अगर ये पाई है तो ये 3 पाई 4 पाई 5 पाई होना चाहिए, ये पाई स्क्वायर है तो ये भी कुछ पाई स्क्वायर की टर्म्स में ही होना चाहिए, सेम फैमिली सेम टेबल में होना चाहिए। समझ रहे हो क्या, ऐसा बोल सकते हो कि एक गांव की बेटी एक गांव में ही जाएगी, वो वाली बात है, ये जिस गांव का है वो भी उसी गांव का होना चाहिए, ये √2 वाले गांव का है तो ये भी √2 वाले गांव का होना चाहिए। अभी ये √2 हो जाता और ये √3 हो जाता तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि √2 का गांव अलग √3 का गांव अलग, इधर का गांव वाला उधर नहीं जाएगा, उधर का गांव वाला इधर नहीं आएगा, सेम गांव में होगा, उसे सेम फैमिली बोल दो अगर पढ़े लिखे लोग हो तो सेम फैमिली, तभी एलसीएम पॉसिबल होगा। या तो ये तीनों कंडीशंस याद रखो या फिर इन तीनों को छोड़ो, आप तो हर बार आंसर निकाल लिया करो, हर बार मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लो, जैसे भी निकालना आता हो आपको, है ना, बताया भी आपको। एलसीएम निकालने के बाद देख लो जो आंसर आया है उसको नंबर से डिवाइड करके देख लो,
जिनका एलसीएम निकाला है, अगर वो इंटीजर आ रहा है तब तो आप बोल देना कि भैया पॉसिबल है, इंटीजर नहीं आए तो बोल देना एलसीएम पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर हो जाएगा पॉइंट। तो एलसीएम आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद बच्चों यहीं पे अपन एलसीएम और एचसीएफ का ज्ञान जो है वो सारा आपको दे दिया है। एलसीएम एचसीएफ का एक पॉइंट और आता है, बताओ एग्जांपल से ही अपन एक पॉइंट लिख लेंगे। बताइए, अपना तो एक ही एग्जांपल चल रहा है 2 और 4 वाला, सबसे अच्छा एग्जांपल एचसीएफ 2 और 4 का। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लो सबसे छोटा नंबर, 2 है इसका एचसीएफ। या फिर कॉमन ले लो, 2 और 4 में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लेकिन नंबर सबसे बड़ा ले लो। और मतलब वैसे क्या होता है, वो नंबर जो दोनों की टेबल में आ जाए, या इस आंसर को दोनों से डिवाइड करने पे इंटीजर आ जाए। समझ में आ गया होगा अब आपको एलसीएम। ये इसका एचसीएफ है, ये इनका एलसीएम है। याद रखना है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट और इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट सेम आता है। बताओ नंबर्स का प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 2 into 4 8 था। नंबर्स क्या थे, 2 और 4। और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ वो भी बच्चों 2 into 4 मतलब 8 ही आता। 2 into 4 8 ही आता। यहाँ तक याद कर लेंगे कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट और उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, सेम आता है। ये भी याद रखना है कि एचसीएफ हमेशा छोटा होगा, एलसीएम उससे हमेशा बड़ा ही आएगा। लिखना है ना ये अपने को। तो आप इसमें 2 पॉइंट लिख लो, 2 ज्ञान के बिंदु लिख लो, और उन ज्ञान के बिंदुओं से आपको आगे काफ़ी मदद मिलेगी। तो एक नेक्स्ट पॉइंट तो ये लिख लो बच्चों कि एचसीएफ वो हमेशा छोटा आएगा एलसीएम से। समझ रहे हो, एलसीएम 4 आया था, एचसीएफ 2 आया, एग्जाम्पल से लिख लिया ताकि कुछ रटने रुकने की जरूरत ना पड़े। और दूसरा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स is equals to product of their LCM and HCF। बच्चों याद रखना है, ये 2 प्रॉपर्टीज LCM और HCF की याद करनी है अपने को। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज पे ले लें 2 क्वेश्चन। आओ बताओ मेरे को। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप ये लिख लीजिए कि इफ HCF of 2 numbers, if HCF of 2 numbers is 25 and their LCM is 5, find product of numbers, find product of numbers। तो बच्चों ये सवाल बिल्कुल आसान सा है, सिली मिस्टेक करवाने की कोशिश की गई है, आपको एक जाल में लाने की कोशिश की गई है, फंसना नहीं है आपको। अभी 2 प्रॉपर्टीज बताई थी, ये नहीं डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी लगा दो कि अभी अभी आपको बताया है एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मिल जाएगा। अगर मैं नंबर ए और बी मानूं तो ए इंटू बी का आंसर आ जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही पूछा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपसे, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 25 को 5 से और आपके पास नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया 125। ये आंसर कुछ बच्चों का आया होगा जो सरासर नाइंसाफी है, ये रॉन्ग आंसर है बच्चों। ये रॉन्ग आंसर इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि HCF वो हमेशा छोटा होता है एलसीएम से, HCF वो छोटा होता है एलसीएम से, जबकि यहाँ HCF 25 और एलसीएम 5 दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सवाल जानबूझ के आपको दिया गया है ताकि आप गलती करें। तो 2 प्रॉपर्टीज थी, मैंने बोला था 2 सवाल करेंगे अपन। याद रखना है हमेशा HCF छोटा होगा एलसीएम से, और ऐसा ना हो तो फिर उसमें कुछ गड़बड़ है सवाल में। आइए फिर अगला सवाल कर लेते हैं जिसमें आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन में लिख लीजिए कि इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 6 एंड देयर LCM इज 10, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब बच्चों पहले कंडीशन चेक कर लिया कीजिए। देखिए HCF
और एलसीएम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर का प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, वो बात सही है, लेकिन ये आप इक्वेशन तभी लगाएं जब आपको दिख जाए कि HCF छोटा है एलसीएम से। HCF कितना दे रखा है 6, एलसीएम 10 दे रखा है, यानी ये कंडीशन ट्रू हो रही है। HCF छोटा है तो मल्टीप्लाई कर दो 6 × 10, ओरली आंसर आ जाएगा। नंबर्स का प्रोडक्ट अगर आप निकालते हो तो A × B का आंसर 60 आ जाएगा, 60 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से हो जाएगा, सिंपल बेसिक मैथ्स चल रही है। HCF एलसीएम को लेकर डिटेल डिस्कशन अपना हो चुका है, उसको याद करना है, ठीक है। चलो बच्चों, अब आज के लेक्चर में हम 2 थ्योरम्स और पढ़ने वाले हैं जो आपको आनी चाहिए। उस पर आईटी में क्वेश्चन भी आया हुआ है और अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन उन थ्योरम्स को पढ़ने के लिए उनके डेरिवेशंस मैं बता दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। वो थ्योरम स्टेटमेंट लिखवाने की बजाय मैं डायरेक्टली उनके प्रूफ बता दूंगा, छोटे छोटे से प्रूफ हैं। आप एक हेडिंग में लिख लीजिए बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ये 2 थ्योरम है, इनके प्रूफ भी बता दूंगा। ये थ्योरम क्या कहती है वो भी मैं बता दूंगा। इसको बिल्कुल आसानी से लेके चलिए। आप ये बताइए कि जैसे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 10 को आपने डिवाइड कर दिया 3 से, इसी तरीके से डिवाइड करते थे तो 3 को 3 बार डिवाइड करते ये 9, इधर ये 1 आ जाता। ये 3 को क्या बोलते थे, कोशेंट बोलते थे। इस 1 को क्या बोलते थे, रिमाइंडर बोलते थे। ये डिवाइडर होता था, डिवाइडर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, और ये डिविडेंड होता था जिसको डिवाइड करना है। और इतना नहीं भी समझ में आए तो ये बताओ, ऐसे लिख सकते थे कि आप 10 को 3 × 3 + 1। अब कंफ्यूज मत हो जाना, ये यहाँ पे क्या है, कोशेंट और डिवाइडर दोनों सेम है ना। तो 10 मतलब कोई भी फंक्शन जिसको आप डिवाइड करने वाले हो, हम यहाँ पे इसको फंक्शन fx मान लेते हैं, ठीक है। ये fx फंक्शन है, इसको हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ p दिया रहता है, तो आप क्या कीजिए, इसको fx मत मानिए ताकि बुक्स पढ़ें कंफ्यूज ना हो, इसको px मान लेते हैं। px मतलब हम px को डिवाइड करने वाले। px क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल है x का। पॉलिनोमियल हम क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बट अभी आप ये मानिए कि कोई भी इक्वेशन है x में लिखी हुई, x² + 2x + 1 या ax + b, कोई भी इक्वेशन है जो x में लिखी हुई है, इसलिए उसको हमने px लिख रखा है। इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। याद रखना ये 10 क्या है, 10 है डिविडेंड, 10 है डिविडेंड जिसको आपको डिवाइड करना है। इन ये 2 3 हैं, एक 3 कोशेंट है और एक डिवाइडर है। किसी को भी आगे पीछे लिख दो, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए पहले 3 को मैं लिख देता जिससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं अभी स्टेटमेंट लिखाऊंगा ना, हम डिवाइड करेंगे px को डिवाइड करेंगे x - a से। तो मैंने डिवाइड किया x - a से और कोशेंट आ गया मेरा qx और कुछ रिमाइंडर बच गया, उसको मैंने लिख दिया rx। देखिए ये दोनों सेम फॉर्मेट है, आपको याद करना है। जिस भी फंक्शन को आप डिवाइड करोगे, इस स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए देसी भाषा में। इस स्टेटमेंट का मतलब, जैसे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, 10 को 3 से डिवाइड किया, 10 को 3 से डिवाइड किया, कोशेंट भी 3 आ गया और रिमाइंडर भी 3 आ गया। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, इस स्टेटमेंट का मतलब होगा बेटा जी कि हमने px को डिवाइड किया है x - a से, px को डिवाइड किया है x - a से। कोशेंट कितना बच गया है, qx, और रिमाइंडर कितना बच गया है, r बच गया है। किसी को भी ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, इसी फॉर्मेट में। मतलब ये तो बहुत ही बेसिक से समझा दिया है आपको, बट ये स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ हमने x - a से डिवाइड किया है, किसको, px को। ये qx क्या आया है, रिमाइंडर आया है। तो अपने पास ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है। आप इस रिलेशन को समझ लें, रटने वटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, हमने qx मतलब x - a से डिवाइड किया है px को, तो कितनी बार डिवाइड हुआ है, कोशेंट कितना आ गया है qx, और कुछ रिमाइंडर बाकी रह गया, रिमाइंडर rx बाकी रह गया है। अब मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपसे बोलने वाला हूँ, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं वापस से लिख लेता हूँ ताकि आराम से अपन बोल पाएँ जो भी बोल रहे हैं। तो देखिए ये px, ये कोई पॉलिनोमियल था जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x - a से।
कोशेंट कितना आ रहा है बच्चों? कोशेंट आ रहा है QX और इसका रिमाइंडर कितना है? इसका रिमाइंडर बच रहा है RX। अब ये बताइए मेरे को यहां पे कि दो कंडीशंस हो सकती हैं, दो कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता हो कि रिमाइंडर 0 आ जाए, हो सकता था ना रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे आप 9 को 3 से डिवाइड करते तो 3 3 से 9 हो जाता, रिमाइंडर 0 आ जाता, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि रिमाइंडर 0 ना आए। दो ही केसेस हो सकते हैं, एक बन जाएगा फैक्टर थ्योरम और एक बन जाएगा रिमाइंडर थ्योरम। जिसमें रिमाइंडर बच रहा है ये रिमाइंडर थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम। ये क्या बन जाएगी? फैक्टर थ्योरम। ये बन जाएगी फैक्टर थ्योरम। ये कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको। अब ये बताओ मेरे को, इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह a रख दूं, इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह a रख देता तो क्या क्या मिलता आपको? ये बताओ। रिमाइंडर अगर 0 है, रिमाइंडर अगर 0 है तो x को a लिखने पे, बताओ x को a लिखने पे क्या मिलता आपको? Rx को 0 तो ये वाली टर्म तो 0 आ जाती, प्लस 0, ठीक है। और जब आप यहां पे x को a लिखोगे तो a माइनस a, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। 0 से कोशेंट को मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0 आ जाएगा। इधर क्या बाकी रह जाएगा? PA इक्वल्स टू 0 प्लस 0। ये 0 क्यों हो गया? यहां पे मैंने x इक्वल्स टू a डाला है। x इक्वल्स टू a यहां पे लिखने की बजाय अपन ये लिख देते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू a, है ना, तो PA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। x की जगह a डाल दिया तो x की वैल्यू a डालोगे तो PA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यही फैक्टर थ्योरम है। ये बताइए मेरे को, रिमाइंडर 0 बाकी रह गया, इसका मतलब x माइनस a उसका फैक्टर रहा होगा, तभी तो रिमाइंडर 0 बाकी रह गया ना। तो इसको अंग्रेजी में ऐसे बोल दें क्या कि इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, तभी तो रिमाइंडर 0 बाकी रह गया। इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल आसानी से आ गया। आप सब चीज प्रूव कर सकते हो, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। लिख देता हूं मैंने, जो यहां पे निकाला है उसको मैं लिख देता हूं कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। सब प्रूफ कर दिया मैंने। ये बताइए मेरे को, ये क्यों लिखा मैंने? इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, ये कैसे लिखा मैंने? बच्चों रिमाइंडर 0 तभी आ सकता है जब x माइनस a फैक्टर होगा। रिमाइंडर नहीं आ रहा, इसका मतलब फैक्टर है वो। जैसे 16 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, क्यों? क्योंकि फैक्टर है, 16 का फैक्टर है 4, समझ रहे हो आप? तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और जब यहाँ पे x को a डाला हमने तो pa की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0 आ गई। बहुत सॉलिड स्टेटमेंट है। कल को मैं कह दूं कि किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है x माइनस 2 तो आप बोल देना p2 की वैल्यू 0 आएगी। अगर फैक्टर है x माइनस a तो pa की वैल्यू 0 है, तो फैक्टर अगर x माइनस 2 होता तो p2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर फैक्टर है तो आपको वैल्यू 0 करनी पड़ेगी x माइनस 2, तो p2 की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? इसी में आप ये बताओ मेरे को, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है एक तो कि x माइनस a फैक्टर नहीं है ना, वो भी लिख सकते हो कि x माइनस a इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। बहुत डिटेल में जा रहे हैं अपन, बट ठीक है। x माइनस a फैक्टर नहीं होगा तभी तो रिमाइंडर बचेगा। अब बताइए कि वापस से x इक्वल टू a रख देते हैं, वापस से x इक्वल टू a रख देते हैं। बताइए x इक्वल टू a रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? pa x इक्वल टू a रखोगे तो a माइनस a 0 हो जाएगा, तो ये क्वोशंट, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी और केवल रिमाइंडर बाकी रह जाएगा Rx। बताइए मेरे को कि अगर कोई आपसे पूछे कि रिमाइंडर कितना बाकी रह जाएगा, तो रिमाइंडर भी कितना बाकी रह जाएगा? जो भी रिमाइंडर की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? PA के बराबर। ये बच्चों रिमाइंडर थ्योरम है, इसको मैं लिख देता हूं शब्दों में।
इसको मैं शब्दों में लिखूँ तो क्या लिखूँ मैं कि इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, if px is divided by x minus a, then remainder is pa, then remainder is pa। यही तो बोला ना अपन ने, देख लो। आपको याद करना है, जब भी आप x माइनस ए से डिवाइड करेंगे किसी को भी, तो आप अगर x की जगह a रखेंगे तो x की जगह a रखने पे क्या होगा, ये वाली टर्म हर बार जीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो या तो रिमाइंडर बाकी रह जाएगा, तो रिमाइंडर किसके बराबर बाकी रह जाएगा, पी ए के बराबर, और रिमाइंडर नहीं बाकी रह जाता है तो केवल क्या बाकी रह जाएगा, पी ए बाकी रह जाएगा। आप लॉजिक समझ लीजिए, कुछ रटने रुटने से फायदा नहीं होने वाला है मैथ्स में। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों समझ में आनी चाहिए। मैं वापस से बोलता हूं, अगर x माइनस ए फैक्टर है, x माइनस ए फैक्टर है, फैक्टर है मतलब टोटल भाग हो जाएगा उसका, टोटल डिवाइड हो जाएगा वो। अगर वो फैक्टर है x माइनस ए, तो जो पी ए है उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यार अगर x माइनस ए फैक्टर था तो रिमाइंडर तो कुछ बचता नहीं, रिमाइंडर नहीं बचता तो यहाँ पे जब x की जगह a डालेगा तो a माइनस ए जीरो होके ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। अगर x माइनस ए फैक्टर है तब। अगर x माइनस ए फैक्टर नहीं है तब भी तू x को a डाल दे, अगर x को a डालेगा तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई ना, ये वाली टर्म जीरो हो गई, तो रिमाइंडर किसके बाद बराबर बाकी रह गया, पी ए के बराबर बाकी रह गया। कुल मिला के खुद से निकाल सकते हो, अदरवाइज ये दो स्टेटमेंट याद करने हैं। अगर फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू जीरो, और अगर फैक्टर नहीं है, कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो वो रिमाइंडर पी ए ही बचेगा, या तो पी ए बचेगा ही नहीं। अगर पी ए जीरो हो गया इसका मतलब कि वो फैक्टर है, समझ रहे हो। और अगर पी ए की कुछ वैल्यू आ रही है तो उसी को रिमाइंडर मान लेने का, तुम्हें पी ए ही निकालना है। पी ए की वैल्यू एक बार रिमाइंडर दे देगी और पी ए की वैल्यू एक बार जीरो दे देगी, ठीक है। एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, उसको दो अलग अलग तरीके से लिख रखा है। क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको और अच्छी फील आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनके क्वेश्चंस करने से बहुत अच्छी फील आ जाएगी हमें। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। बच्चों लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में लिखिए कि इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, फाइंड p। बताइए, या तो डायरेक्टली थ्योरम लगा देते हैं अपन और सब चीज समझ लेना। देखो x माइनस वन फैक्टर है, कोई चीज फैक्टर होती है मतलब उसका रिमाइंडर कितना मानना पड़ेगा, तुम्हें जीरो मानना पड़ेगा। फैक्टर है मतलब रिमाइंडर कितना मानना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा। प्रूफ कर दूं, जो अपन पॉइंट लिखने वाले हैं, जिस भी पी एक्स को तुम डिवाइड करने वाले हो x माइनस वन से, उसका कुछ कोशेंट बचता और कुछ रिमाइंडर बचता। रिमाइंडर जीरो दिया हुआ है क्योंकि ये x माइनस वन क्या दिया हुआ है, उसका फैक्टर दिया हुआ है। अब बताओ, यहां पे अगर तुम x की वैल्यू 1 रखोगे तो p1 की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 यहां पे रखोगे p1 आ जाएगा, यहां पे आप 1 माइनस 1 करोगे जीरो आ जाएगा। p1 मतलब वो पॉलिनोमियल जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, यही px की वैल्यू है। इसमें x की वैल्यू 1 रख के उसे जीरो कर दो, p का आंसर आ जाएगा। या तो डायरेक्टली, ये तो मैंने प्रूफ कर रहा हूं कि आपको, मेरे को कोई क्वेश्चन दोगे, मेरे पास टाइम है तो मैं एक एक स्टेप लिख सकता हूं। आप बोलते हैं रिमाइंडर बचता, तब भी मैं x को 1 डालता, तब ये वैल्यू जीरो हो जाती, उस समय p1 की वैल्यू रिमाइंडर के बराबर आ जाती। बात एक ही है, इक्वेशन यही है। या तो उसे जो इक्वेशंस बताई हैं लोग बाग याद करा देते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है यार। मैथ से अपन 1 सेकंड में, आप जितनी देर में वो लिखोगे उतनी देर में मैं इससे भी आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो आप याद कर लो थ्योरम, तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली थ्योरम यहाँ पे आ रहा है p1 की वैल्यू जीरो, या फिर डायरेक्टली थ्योरम क्या बोलती कि अगर फैक्टर है तो pa की वैल्यू, pa मतलब p1 की वैल्यू जीरो हो जाती है। तुम थ्योरम से भी यहीं तक आते हैं। आंसर निकाल लो, आंसर निकालने में क्यों वेट कर रहे हो, यहाँ पे 1 रख दो, 1 रखते तो कितना आता है, ये 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस p इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। p1 की वैल्यू चाहिए तो इस फंक्शन में x की जगह 1 रख दिया अपन ने, कितना आ गया 1 प्लस 2 माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
P की वैल्यू कितनी दिख रही है भाई? 4 दिख रही है। P की वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसी खास बात नहीं है। फैक्टर थ्योरम, अगर कंप्लीट फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी वो भी आपको प्रूफ कर दिया है। आओ इसी फैक्टर थ्योरम से आप एक दो सवाल और बता दो। रिमाइंडर थ्योरम के और अच्छे सवाल बचते हैं, जब रिमाइंडर बच जाएगा ना तो उसके अच्छे सवाल बनते हैं जो आईआईटी में आए हैं। फैक्टर थ्योरम के सवाल तो बहुत सिंपल से बनेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में बताइए मेरे को, अगले एग्जाम्पल में आप लिखिए कि इफ पी एक्स इक्वल्स टू ए टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, then prove that a minus b, then prove that a minus b comma b minus c and c minus a are factors of this equation। चलो लिख लो, सवाल लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि पी एक्स, ये कोई आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में बोला हुआ है कि प्रूफ करना है कि ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए उसका फैक्टर है, फैक्टर। ठीक है, आप हमेशा, अब यहाँ पे क्या है कि एक्स माइनस ए जैसा कुछ नहीं दिख रहा है तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठंडे दिमाग से, मैथ्स में क्या है कि दिमाग चलना चाहिए बस। आपने को इस px को डिवाइड करना है, इस px को डिवाइड करना है किससे? px को डिवाइड करना है सबसे पहले a माइनस बी से। तो a माइनस बी से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कुछ क्वोशंट आएगा प्लस कुछ रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर मत बचाओ क्योंकि कंप्लीट फैक्टर है तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो ये 0 आ गया। बताओ अगर ये कंप्लीटली इसका फैक्टर है तो मैं अगर यहाँ पे a बराबर b डाल दूं, a बराबर b डाल दूं, अगर मैं इस इक्वेशन में px में a बराबर b डाल दूं तो ये वाली साइड 0 हो जाएगी क्या? ये वाली साइड 0 हो जाएगी ना a बराबर b डालने पे। अगर मेरे को इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है ना तुम्हें कि ये फैक्टर है, तो ये मैं प्रूफ कर सकता हूं। अगर a बराबर b डाल दूंगा तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी? है ना, एट a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू b डालने पे ये साइड 0 हो रही है। और ये चेक कर लो कि a इक्वल्स टू b डालने पे px 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो गया तो LHS और RHS सेम हो जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? पहले इक्वेशन लिखी हमने कि इक्वेशन होती क्या है, बता दिया है आपको। जिसको आप डिवाइड कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही टोटल इक्वेशन आ रही होगी। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर को 0 कर लो, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर को 0 कर लो। और रिमाइंडर अगर 0 हो चुका है, अब तुम्हें इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है तो कोई एक वैल्यू डाल के देख लो। जैसे a बराबर b इस साइड डालोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी या राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी, है ना। ये राइट हैंड साइड है वैसे तो ये राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी। और a इक्वल्स टू b इधर डालोगे तो ये LHS को भी 0 प्रूफ करना पड़ेगा। तो बताइए a इक्वल्स टू b मैंने इस साइड डाला तो ये तो 0 हो गया। और अब मैं a इक्वल्स टू b डालने वाला हूं इस इक्वेशन में, अगर ये भी 0 के बराबर हो गया तो 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। क्योंकि वापस से मैं बोल दूं, मैंने इस साइड में a इक्वल्स टू b डाल के देख लिया और दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि a इक्वल्स टू b डालोगे तो 0 इंटू क्यू 0 आ जाएगा। तो ये वाली साइड 0 हो गई। अब प्रूफ कर लो कि इसमें px में a इक्वल्स टू b डाल दो। बताओ a इक्वल्स टू b डालता तो ये इक्वेशन क्या हो जाती? बताओ ये इक्वेशन क्या बनती? a इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए a तो a था, b की जगह a डाल दिया तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस b की जगह भी a आ गया और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये तो c टाइम्स 0 आ गया। बताइए ये टर्म आपको 0 दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इन दोनों में से अगर आप a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में दिखेगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर दिखेगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिख रहा है ये आपको? और यहाँ पे इसे आप सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ये साइड भी 0 आ गई। अगर ये साइड 0 आ रही है बेटा जी, इसका मतलब a माइनस बी इसका फैक्टर है। ऐसे ही आप अगर चेक करना चाहते हैं कि b माइनस सी भी फैक्टर है, ऐसे ही अगर आप चेक करना चाहते हैं कि b माइनस सी भी फैक्टर है
तो b इक्वल्स टू सी डाल के देख लिए, अगर ये 0 आ रहा है तो बोल देना कि वो फैक्टर होगा उसका, ठीक है। ऐसे ही c माइनस ए भी इसमें डाल के देख लीजिए, अगर 0 आ रहा होगा तो फैक्टर होगा। बताया ना आपको कि इनको अगर बराबर डाल के देख लेते, b इक्वल्स टू सी, सी इक्वल्स टू ए डाल के 0 आएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत आसान, फैक्टर थ्योरम बहुत आसान है। आपसे बोल देगा कि ये इसके फैक्टर हैं कि नहीं हैं, बता देना उसके क्या फैक्टर्स हैं वो, ठीक है। इसी में एक आध सवाल और देख लो, आओ एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। तो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों अपन फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों को यूज कर रहे हैं। हो सकता है वो फैक्टर ना हो तो आपसे रिमाइंडर पूछ ले, जैसे कि आप ये बताइए मेरे को कि फॉर पी एक्स इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब देखो बच्चों, आराम से लिख लो, आराम से क्वेश्चन लिख लो, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो कि क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो कि क्या इसका आंसर आ रहा है। और दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। दो तरीके से कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, या तो तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्टली पता हो, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम एक ही मानता हूं मैं तो उसे, है ना। अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, पी ए बचेगा, और अगर फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो दोनों एक ही इक्वेशंस हैं। ये पी एक्स दिया हुआ है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इक्वेशन ये आती, पी एक्स को तुम डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1 से, कुछ क्वेश्चन बचेगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा। अगर तुम इसमें x को 1 डाल देते तो क्या रिमाइंडर p1 के बराबर आ जाता। x को 1 डालते तो ये टर्म 0 हो जाती, रिमाइंडर की वैल्यू किसके बराबर आ जाती, p1 के बराबर आ जाती। ये तुम इक्वेशन लिखने से अगर टाइम बचाना चाहते हो तो डायरेक्टली याद कर लो यार, रिमाइंडर जो बचेगा वो p1 के बराबर बचेगा। p1 निकाल सकते हो यार, इसमें 1 डाल दो, इसमें 1 डाल देते तो कितना हो जाता, 3 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू रिमाइंडर। समझ रहे हो, x की वैल्यू 1, 1 का क्यूब भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1, ये 2 इंटू 1 भी 1 आ जाएगा। 3 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 और 4 4, रिमाइंडर 2 आ जाएगा शायद। रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आओ एक दो और आसान सवाल करते हैं, अच्छे सवाल भी करेंगे लास्ट में, एक दो जो आईटी में आए हुए वो भी करेंगे, बट आप इसमें बताओ मेरे को एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बार बता दीजिए कि प्रूव दैट, क्वेश्चन में लिखिए प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n। तो लिख लीजिए, अपने को प्रूफ करना है कि a की पावर n और b की पावर n इसका फैक्टर है a माइनस बी। अगर फैक्टर होगा ना तो a इक्वल्स टू b पे इसको 0 हो जाना चाहिए, जो दिख भी रहा है। अगर a और b को सेम डालोगे, a की पावर n माइनस a की पावर n 0 है वो इसका फैक्टर। समझ रहे हो आप, नहीं समझ में आए एक दो लाइनें अगर खर्च कराना चाहो, a की पावर n माइनस b की पावर n को डिवाइड किया तुमने a माइनस b से, कुछ क्वोशंट आया कुछ रिमाइंडर आया, कुछ क्वोशंट आया कुछ रिमाइंडर आया। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर थोड़ी ना आना चाहिए था। तो हम अगर मानते हैं कि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब दोनों तरफ इक्वलिटी का साइन है, तो इक्वलिटी के साइन को कैसे प्रूफ करोगे, यहाँ भी एट a इक्वल्स टू b, ये जो RHS है ये 0 आ रहा है 0, तो यहाँ भी यार a इक्वल्स टू b डाल के देख लो, क्या ये 0 आ रहा है। LHS बिल्कुल 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे a की पावर n माइनस a की पावर n हो जाएगा जब b को आप a लिखोगे तो ये भी 0 आ गया, 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि a माइनस b फैक्टर होगा, तभी LHS और RHS सेम आ रहा है। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान है, बहुत ही प्यारी है, और जेई में सवाल आते हैं इसके। क्या सवाल आए हैं, अच्छे बेहतरीन सवाल आए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। पहले अपन एक बचकाना सवाल और करेंगे, ठीक है। क्या है, बचकाने सवाल करने से, छोटे छोटे सवाल करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
ठीक है। और डायरेक्टली मुश्किल सवाल अगर दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ेंगे ना तो फिर गिरने के चांसेस कम है। एक साथ छलांग लगा के ऊपर पहुंचना चाहोगे तो गिरने के डर रहेंगे, इसलिए धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, एक और क्वेश्चन बताओ कि prove that x square minus 3x plus 2 is a factor of, लिख लीजिए बच्चों, prove that x square minus 3x plus 2 is a factor of 2x4। इक्वेशन दी हुई है आपको 2x4 माइनस 6x क्यूब, 2x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को बताना है कि ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसका फैक्टर है, ठीक है। अब ये बताओ आप मेरे को, इसका आंसर वो अपन लिखते हैं और जीवन थोड़ा रंग बिरंगा कर लेते हैं। ये बताओ अगर इसको मैं px बोलूं तो इसको मैंने बोला px, इसको अपने को डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, तो कुछ कोशेंट बचेगा इनटू कुछ मतलब प्लस कुछ रिमाइंडर, यही तो आएगा ना। जब आपने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड किया है ना, जो भी इक्वेशन है इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड किया है, कुछ कोशेंट और कुछ रिमाइंडर आना चाहिए था। अगर ये इसका फैक्टर है तो बच्चों रिमाइंडर कितना बोल दोगे आप, रिमाइंडर कितना बोल दोगे आप, 0। रिमाइंडर कितना बोल दोगे, 0 बोल दोगे। अब ये बताओ मेरे को, इसके फैक्टर कर लोगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये 10th से पहले बच्चों फैक्टराइजेशन आता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे वैसे तो अपन, है ना, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। अभी बेसिक मैथ्स चल रही है, लॉग्स पढ़ेंगे अपन बेसिक मैथ्स के। कुछ टॉपिक्स खत्म होने के बाद पहला टॉपिक चालू होएगा लॉगरिथम, और लॉग के बाद फिर आएगा ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकेंड टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। लेकिन आप ये बताओ इसके फैक्टर तो कम से कम कर ही सकते हो, इसके फैक्टर कैसे करोगे, बचपन की मैडम को याद करो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 2। अभी तक मैडम की यादों में ही हो गया, मैडम की यादों से बाहर आओ, जो मैडम ने सिखाया था वो बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या लिखोगे, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। इसमें से अगर कॉमन लेते ना, पहले x कॉमन लेते तो x माइनस 2 बचता, और फिर माइनस 1 कॉमन लेते फिर x माइनस 2 बचता, मतलब x माइनस 1। ये इसके फैक्टर आ गए, मतलब px की वैल्यू बेटा जी कितनी आ गई, x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू क्यू, रिमाइंडर 0। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना। बताओ अब कैसे प्रूफ करोगे कि ये दोनों बराबर हैं, तो आप कैसे प्रूफ करोगे। इस साइड बच्चों x इक्वल्स टू 1 डालने पे क्या ये राइट हैंड साइड 0 आ रही है, x इक्वल्स टू 1 डालने पे ये 0 आ रहा है ना। तो P1 को भी 0 आना चाहिए, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 इधर डाला है तो x इक्वल्स टू 1 इधर भी तो डालना चाहिए। तो क्या P1 की वैल्यू 0 है, अगर P1 की वैल्यू 0 आएगी तो बोल देना ये इसका फैक्टर है। समझ रहे हो क्या, आपको मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, वरना स्टेटमेंट में तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, अगर x माइनस a फैक्टर है तो pa की वैल्यू 0, तो x माइनस 1 फैक्टर है तो P1 0, x माइनस 2 फैक्टर है तो P2 0। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली चेक कर लो, अगर P1 0 है P2 0 है तो फैक्टर है। अभी अपन प्रूफ कर रहे हैं कि क्यों P1 0 हुआ, क्योंकि P1 0 करोगे तो ये साइड भी 0 हो रही है, तो P1 0 करोगे तो ये साइड भी 0 होनी चाहिए, तभी तो 0 इक्वल टू 0 आएगा, तभी तो मान पाओगे कि ये फैक्टर है। बताओ P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रख दो, 1 रखोगे मतलब 2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2। बोलो कितना हुआ ये 3 3 6 और 2 8, प्लस में 8 और माइनस 6 माइनस 2, माइनस में भी 8 0। बताओ अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं, x इक्वल टू 2 रखते तब भी ये राइट हैंड साइड 0 हो रही होती, 0 हो रही होती कि नहीं हो रही होती। x इक्वल टू 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो P2 भी 0 होना चाहिए था, P2 की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए थी। अगर आ गई तो x माइनस 1 भी फैक्टर है, x माइनस 2 भी फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 दोनों फैक्टर है। किसी नंबर का फैक्टर 4 भी है और 3 भी है, इसका मतलब 4 इंटू 3 12 भी उसका फैक्टर होगा। समझ रहे हो, तो बस इसमें 2 रख दो। बोलो 2 रखोगे तो पहली टर्म कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा कितना हो गया 32, माइनस 48 आएगा बच्चों ये, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 6 जा 48। आगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 3 जा कितना आ गया 12। आगे कितना आएगा 2 3 जा, x की जगह 2 लिखोगे 2 3 जा 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2।
बोलो बताओ, ये टर्म भी 0 आ रही है क्या? 48 और 2 माइनस में 50 आ रहा है, 12 और 6 18, 18 और 32 प्लस में भी 50 आ रहा है, 50 माइनस 50 ये भी 0 आ रहा है। तो प्रूफ कर दिया है ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। होपफुली अब आप याद कर लोगे। रिमाइंडर थ्योरम मतलब कुछ रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा? पी ए रिमाइंडर बचेगा। फैक्टर थ्योरम मतलब कंप्लीट फैक्टर है तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, जब पी ए डालोगे तो रिमाइंडर 0। याद तो ऐसे हो जाएगा क्या बच रहा है। फैक्टर मतलब कंप्लीट फैक्टर है तो कुछ नहीं बचेगा। कब कुछ नहीं बचेगा? जब पी ए, जब x इक्वल टू ए होगा तो पी ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। रिमाइंडर बच रहा है, कब रिमाइंडर बचेगा? जब पी एक्स इक्वल टू ए डालोगे तो पी ए की वैल्यू रिमाइंडर आ जाएगी। तो ये फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम है। अच्छा सवाल एक कर लेते हैं अपन इसका, करिए एक इस पे बेहतरीन सवाल कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन में ये लिखो बच्चों, क्वेश्चन में लिखिए कि फॉर अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल देखेंगे अपन क्या होता है पॉलिनोमियल, वो अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबसे पहले पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे क्या होता है, तो और क्लियर आ जाएगा। अभी इक्वेशन मान लो एक्स की कोई इक्वेशन है ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो वो सब क्या है पॉलिनोमियल है कोई भी। तो फॉर अ पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड विद x minus 1 remainder is 1, and when divided with x minus 4 remainder is, when divided with x minus 4 remainder is 10. Remainder is 10 if it is divided by x minus 1 x minus 4 remainder is rx. find r10, find r10। 10 से पहले ये इक्वेशंस तो आ जाती हैं। r10 का मतलब क्या होगा कि x की जगह 10 रख दोगे आप, rx है तो x की जगह 10 आ जाएगा कंपेयर करने पे। तो क्वेश्चन लिख लो बच्चों, क्वेश्चन आराम से लिख लो। क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, देख लो। एक पॉलिनोमियल है, जब उसको डिवाइड करते हैं किससे, एक पॉलिनोमियल है जब उसको डिवाइड करते हैं किससे अपन, x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर 1 आता है। और जब डिवाइड करते हैं x माइनस 4 से तो रिमाइंडर 10 आता है। रिमाइंडर क्यों आ रहा है? अगर रिमाइंडर आ रहा है तो फैक्टर नहीं है, तो रिमाइंडर पी ए के बराबर ही होगा। तो अगर x माइनस 1 से डिवाइड किया है ना तो रिमाइंडर p1 ही होगा, और p1 की वैल्यू 1 है। समझ रहे हो क्या? अगर x माइनस 1 से डिवाइड किया, कुछ रिमाइंडर नहीं बचता तो p1 0 होता, और रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर ही p1 होगा, तो p1 की वैल्यू 1 दे रखी है। अगर x माइनस 4 से डिवाइड किया है, x माइनस 4 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 10 आया है, तो हो ना हो p4 की वैल्यू ही 10 आएगी। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इक्वेशन से भी यही बात आ जाएगी। ये तो इक्वेशन से आई ये बात है ना, जो मतलब ये तो हमें याद थी, इक्वेशन से भी यही बात आ जाएगी। कैसे? देखो इसको आप देखो, आप क्वेश्चन में आंसर ऐसे लिखो, हम px को डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, कुछ क्वोशंट आता है और कुछ रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर 1 दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, देखिए x माइनस 1 से डिवाइड किया, x माइनस 1 से डिवाइड किया, कुछ क्वोशंट बचा। क्वोशंट भी इन टर्म्स ऑफ x आएगा, qx लिखना चाहिए था, या q1 लिख दो, है ना, qx या q1 कुछ भी लिख दो, और प्लस रिमाइंडर 1 बच रहा है। ऐसे ही इस px को जब डिवाइड किया x माइनस 4 से, कुछ क्वोशंट आया होगा, कुछ अलग क्वोशंट आया होगा, प्लस कुछ रिमाइंडर 10 बच गया। ठीक है, अभी आगे मत पढ़ो क्वेश्चन, पहले आप मेरे को बताओ यहाँ से अगर x की जगह आप 1 लिख देते, x की जगह 1 लिख देते तो 1 माइनस 1 0 हो जाता, ये वाली टर्म 0 हो जाती, p1 की वैल्यू 1 आती कि नहीं आती? आती। जब x की जगह 1 लिखोगे तो यही बाकी रह जाएगा। ऐसे ही x की जगह 4 लिखो, x की जगह 4 लिखोगे तो 4 माइनस 4 ये टर्म तो 0 हो जाएगी, p4 की वैल्यू 10 आ जाएगी, p4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। बिल्कुल ऑब्वियस है, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम नहीं भी याद हो, ये तो याद है ना अपने को कि 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 ही क्वोशंट बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है, तो 10 को लिखा है 3 इंटू 3 प्लस 1, बस वो बचपन वाली मैथ्स लगाओ, उसी से सब काम हो जाएगा 11th 12th में। तो बताओ मेरे को p1 और p4 की वैल्यू आ गई,
अब आगे पढ़ लेते हैं। अभी P1 P4 P तो मालूम नहीं है अपने को, वरना इक्वेशन में डाल के कुछ और इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब आगे क्या बोला, इफ डिवाइडेड बाय x - 1 x - 4, तो ये बताओ कि px को डिवाइड किया x - 1 x - 4 से, कुछ क्वोशंट बचा होगा, कुछ रिमाइंडर बचा होगा, रिमाइंडर Rx है, तो R10 की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन आ गई। अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, अब ज्ञान लगाना पड़ेगा। अब ये सवाल बन गया आईआईटी का, आईआईटी में आया भी हुआ है सवाल। अब इस सवाल ने दिमाग लगवा दिया आपका, क्योंकि ये सब तो नॉर्मल बच्चा भी कर सकता है। अब आईआईटीएन कैसे सोचेगा ये बताओ मेरे को। ऐसे सोचो, जब आप डिवाइड कर रहे हो लीनियर फंक्शन से, बच्चों ये लीनियर है, लीनियर मतलब जिसमें x की पावर 1 होती है, या डिग्री, x की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, अपन पढ़ेंगे भी, पढ़ा भी होगा 10 से पहले आपने। तो x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन। x की हाईएस्ट पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल देते हैं। ये लीनियर फंक्शन है, इसमें x की पावर 1 है, रिमाइंडर में x की पावर कितनी है, रिमाइंडर में x की पावर है 0। तो मैं साइड में लिख देता हूं, जब डिवाइड किया लीनियर से, डिवाइड किया जब लीनियर से, तो रिमाइंडर कितना आया, x की पावर 0, मतलब x पे डिपेंड नहीं किया, रिमाइंडर तो कांस्टेंट आ गया, 1 2 3 4 कांस्टेंट है। जब डिवाइड किया वापस लीनियर से, लीनियर से मतलब x की पावर 1 से, वापस से रिमाइंडर कितना आया, x की पावर 0। लीनियर का मतलब x की पावर 1 थी, x की पावर 1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है एक कम, समझ रहे हो। तो ये बताइए, अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, क्या ये x स्क्वायर में कुछ इक्वेशन बन जाएगी। तो जब आप x की पावर 1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है x की पावर 0 में, तो जब आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा एक कम पावर में x की पावर 1 से। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो मैं एक लाइन लिखवाऊंगा, जब डिवाइड करेंगे x की पावर n से तो रिमाइंडर बचने लग जाएगा x की पावर n - 1। ये बच्चों परम सत्य है। पूरी मैथ्स के दौरान आपको बहुत सारे परम सत्य की जरूरत पड़ेगी, तो ये परम सत्य है, ये आपको याद करना पड़ेगा, एनालॉजी लगानी पड़ेगी, है ना, देखना पड़ेगा। अमित शाह जी कहते हैं ना क्रोनोलॉजी देखिए, वैसे क्रोनोलॉजी देखिए आप, कि जब x से डिवाइड किया तो क्या बच गया, कांस्टेंट, एक पावर कम हो गई। x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो लीनियर फंक्शन बचेगा। यहाँ पे x की पावर 1 का मतलब क्या है, लीनियर फंक्शन बचेगा। तो बताइए लीनियर फंक्शन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे लीनियर फंक्शन 10 से पहले आता है, उसको बोलते थे ax प्लस b। तो अब मैंने दिमाग लगा के ये लिखने वाला हूं कि बच्चों ये जो px होगा, इस px की वैल्यू आएगी x - 1 x - 4 q प्लस लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कितना हो जाएगा, ax प्लस b। बहुत आसान है, बहुत आसान है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लॉजिक लग रहा है। ये क्वेश्चन का ढांचा इस तरीके से है कि आपको समझना पड़ेगा, लीनियर से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बच गया, कांस्टेंट। x की पावर 1 से डिवाइड किया, क्वेश्चन रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बच रहा है, x का कोई टर्म नहीं आ रहा है। जब आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो फिर रिमाइंडर किस में बचने लग जाएगा, लीनियर में, लिखा भी हुआ है साइड में। अब देख लो, अब आपके पास क्या है, देखो a और b दो वेरिएबल्स हैं, तो बचपन में पढ़ाया होगा आपको, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन चाहिए। अगर n वेरिएबल्स हैं तो n इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए, 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल होते हैं 3 इक्वेशन चाहिए होती। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं a और b, 2 इक्वेशंस हैं आपके पास, तो बिल्कुल सॉल्व होएगा। ये तो पढ़ेंगे ये सब चीज़ें अपन, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, बट इतना थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको। तो बताओ, इसमें आप ना x की वैल्यू 1 डाल दो बेटा जी, इसमें x की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या यहाँ पे p1 लिख देना चाहिए। x की वैल्यू 1 डालने पे ये टर्म 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 1 - 1 0, तो ये वाली टर्म 0 हो गई। यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालोगे तो a प्लस b, p1 के बराबर है, लेकिन p1 खुद 1 के बराबर है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। x इक्वल्स टू 4 रखिए, x इक्वल्स टू 4 रखोगे तो ये px की जगह p4 बन जाएगा। x की जगह 4 रखोगे, x - 4 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये टर्म फिर 0 आ जाएगी, और x की जगह 4 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a प्लस b, 4a प्लस b। और ये p4 की वैल्यू आ गई, p4 10 था तो इसको 10 के बराबर कर देना आप। बच्चों ये 2 इक्वेशंस आ गई, कैसे भी इनको सॉल्व कर लो, जो भी आपने 10 से पहले सीखा हो। हम तो इक्वेशन सॉल्व करना और सिखाएंगे आपको। 4a माइनस a माइनस कर दो, 4a माइनस a कितना हो गया, 3a, b माइनस b 0 हो जाएगा, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,
ए की वैल्यू 3 आ गई, ए की वैल्यू 3 डालोगे तो बी की वैल्यू -2 दिख रही है, 3 - 2 ही तो 1 होता है ना, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ये आंसर नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आया है, ये रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू थी ए एक्स प्लस बी। तो बताइए मेरे को कि रिमाइंडर की वैल्यू आ गई ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू है 3, एक्स की वैल्यू थी एक्स ही है और बी की वैल्यू है -2। ये रिमाइंडर आ गया है 3x - 2। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था R10, x की जगह 10 रखना पड़ेगा हमें R10 पूछा गया था। R10 की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10 - 2, जो भी आंसर आ जाए ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, एक ही सवाल से बहुत सारी परम सत्य की प्राप्ति हुई है अपने को। धीरे धीरे 11th 12th में परम सत्य जितना बढ़ता जाएगा उतनी अच्छी मैथ्स होती जाएगी। परम सत्य मतलब कुछ एक्सेप्शन नहीं चलता मैथ्स में, सिंपली लॉजिक्स चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें रटो मत। मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रट लोगे तो चैप्टर घूमता रहेगा, अलग अलग चैप्टर के सवाल आएंगे, धुआं धुआं हो जाओगे आप। और धुआं धुआं नहीं होना है तो समझना पड़ेगा। वापस से समझा देता हूँ एक बार। IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इसी प्रकार का था, इक्वेशंस चेंज थी कुछ। तो क्वेश्चन ने बोल रखा था, देखो आंसर सही समझ लो, क्वेश्चन ने बोल रखा था कि px को जब x - 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आता है, x - 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 10 आता है, x - 1 x - 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर rx आता है। बताइए R10 की वैल्यू क्या है। तो जो बोला गया है इंग्लिश में, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं उसको मैथ्स में लिख दिया, कॉमन सेंस लगाया। यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 डालोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, p1 की वैल्यू 1 आ गई। और यही रिमाइंडर थ्योरम भी है कि अगर x - 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर p1 बचेगा, x - 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर p10 बचेगा, x - 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर p9 बचेगा। वो ऐसे ही आता है, वो याद हो तो ठीक है, वरना इक्वेशन लिख के 1 डाल के देख लो यार, ये टर्म 0 हो रही है तो p1 की वैल्यू 1 आ गई। इसमें x की वैल्यू 4 डाल के देख लो, ये टर्म 0 हो गई तो p4 की वैल्यू 10 आ गई। फिर हमने क्या सोचा, जो थिंकिंग वाला पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट है, वो यही है कि यार जब लीनियर से डिवाइड कर रहे हो तो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब x की पावर 1 से डिवाइड कर रहे हो तो मिल रहा है x की पावर 0, एक पावर कम मिल रही है। तो जब आप क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे, x² से डिवाइड करोगे तो यहाँ लीनियर फंक्शन मिलेगा। बस इतना सा सोचना है आपको। इसी के मार्क्स हैं IIT में। यही वो पॉइंट है जो आपको IIT और NIT के बीच का डिफरेंस बता देगा। समझ रहे हो क्या? तो बस आ गया आंसर। अब इसमें ये Rx को अपने लीनियर फंक्शन मान लिया ax प्लस बी, और ax प्लस बी अगर लीनियर फंक्शन मान लिया है तो इसमें डाल दो, आप वैल्यूज डाल दो। एक बार x की वैल्यू 1 डाल दो, एक बार x की वैल्यू 4 डाल दो, इक्वेशन आ जाएगी, और फिर 10 डाल देना, ये आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है। अगर मैं इससे परम सत्य तो आ गया था, लेकिन परम सत्य के पॉइंट्स अलग से लिखा करेंगे अपन। ठीक है। तो आपको अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन करना हो तो अपन इसके लिए पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स फॉर लर्निंग, ये तो मैंने अंग्रेजी में लिखा है, आगे से पॉइंट्स फॉर लर्निंग ये आप खुद से लिखना। मैं बोला करूँगा परम सत्य। अगर मैंने बोला परम सत्य, इसका मतलब है ये आपको ध्यान देना है, ये बैक ऑफ द माइंड आपके रहना चाहिए इन सवालों में। सबसे पहले आपको ऐसे कोई भी फैक्टर या रिमाइंडर थ्योरम के सवाल आए, आप वो नंबर ढूंढिए जिससे कि कोई एक टर्म 0 हो रही हो, जैसे कि मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी है बेसिकली। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने x = 1 खोजा, x = 1 पे ये टर्म 0 हो रही थी, इसीलिए मैं शुरुआत से इक्वेशन लिखवा रहा हूँ आपको। इसके स्टेटमेंट पे मैं जोर नहीं दे रहा हूँ, इक्वेशन पे जोर दे रहा हूँ। आप ये इक्वेशन लिखोगे अपने आप समझ में आएगा ये टर्म कब 0 हो जाएगी, जब x = 1 आएगा। ठीक है, ये कब 0 हो जाएगी, जब x = 4 आएगा। और ये टर्म कब 0 हो जाएगी, जब कंप्लीट फैक्टर होता तो ये टर्म 0 हो जाती, या तो ये टर्म 0 होगी या तो ये टर्म 0 होगी। तो थिंक अबाउट टर्म्स व्हेन सम एक्सप्रेशंस बिकम 0। किन वैल्यूज के लिए, किन कांस्टेंट्स के लिए कोशेंट वाली टर्म 0 हो रही है। तो लिख लेते हैं उसे अपन कि थिंक अबाउट कांस्टेंट्स, लिख लीजिए थिंक अबाउट कांस्टेंट्स which makes terms 0। इससे आपको जरूर इक्वेशन मिलेगी। और दूसरा, if divided by x की पावर n
रिमाइंडर विल बी x रेज टू पावर n माइनस 1। बताया ना आपको, लीनियर x की पावर 1 से डिवाइड किया तो x की पावर 1 से भी नीचे चले जाओ तो x 0 मिल जाएगा। x स्क्वायर से डिवाइड किया है उससे भी नीचे चले जाओ तो क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर से डिवाइड किया उससे भी नीचे चले जाओ तो लीनियर x मिल जाएगा। ये 2 पॉइंट्स आप याद करोगे, इन तरीके के सवाल में सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है। एक आखिरी सवाल आपकी टेस्टिंग के लिए, कितना आप लोग सीखे हो, तो वो एक आखिरी क्वेश्चन और अपन देख लेते हैं। ठीक है, लिखिए बच्चों, क्वेश्चन में ये लिखिए कि इफ x की पावर 135 प्लस x की पावर 125 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x, देन remainder is Rx, find R20, find R20। आसान सवाल है, सेम क्वेश्चन है। आओ करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो और बताओ मेरे को, इसको ना, इसको px मान लेता हूं मैं। ये जो है यही क्या है, यही बेटा जी px है। ठीक है, तो px को डिवाइड किया है किससे, x क्यूब माइनस x से। अभी कुछ देर पहले एक सवाल किया था ना, डिवाइड कर रहे थे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, तो उसके फैक्टर कर लिए थे। तुम इसके भी फैक्टर कर लो, x क्यूब माइनस x के। इसको रफ में अगर मैं इसके फैक्टर दिखाऊं, साइड में है क्या जगह, बिल्कुल। इस बोर्ड की ये अच्छी बात है, साइड में जगह बहुत है। बताइए आप मेरे को, साइड में रफ वर्क, x क्यूब माइनस x कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। बच्चों ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, ये आ गया। तो ये बताओ अब मेरे को क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन ने बोला px को डिवाइड किया x क्यूब माइनस x से, उसको लिख लेना x माइनस 1, x प्लस 1, कुछ कोशेंट और कुछ रिमाइंडर, कुछ रिमाइंडर। अब पहला पॉइंट, वो पॉइंट्स बताइए जहां पे ये 0 हो जाएगा, वो पॉइंट्स बताइए जहां पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कहां ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 डालोगे तब भी ये टर्म 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 डालोगे, x की वैल्यू माइनस 1 डालोगे, 3 वैल्यूज पे ये 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ये अगर x क्यूब है तो जो रिमाइंडर बचेगा वो उससे एक कम ऑर्डर का बचेगा, मतलब ये बचेगा x स्क्वायर का। तो बताइए आप लोग मेरे को, इसको मैं ऐसे लिख लूँ px इक्वस टू, अब इसको अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख लो। अभी मैं शॉर्ट हैंड में क्या लिख लेता हूँ, x क्यूब माइनस x इंटू क्यूब, प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहाँ से लिखा बच्चों, ये अगर 3 ऑर्डर का है, x की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बचेगा। क्वाड्रेटिक मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ये x स्क्वायर होता तो यहाँ पे लीनियर फंक्शन बचता, अभी क्यूब है तो यहाँ क्वाड्रेटिक बचने लग जाएगी। इस पहली इक्वेशन से हमें 3 पॉइंट्स मिले थे, x की वैल्यू 0, 1 और माइनस 1। x की वैल्यू 1 डालोगे तब भी ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 डालोगे तब भी ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 1 डालोगे तब भी ये 0 हो जाएगा। और बताइए आप लोग मेरे को कि अगर यहाँ पे अपन अब इस इक्वेशन में डालने लग जाते हैं वैल्यू, बताओ अब मैंने x की वैल्यू 0 डाली, x की वैल्यू अगर 0 डालते हैं अपन, तो x की वैल्यू 0 डालने पे क्या मिलेगा अपने को, x की वैल्यू 0 डालने पे यहाँ पे p0 दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, x की वैल्यू 0 डालने पे क्या दिखने लग जाएगा, p0 दिखने लग जाएगा आपको। तो वैल्यूज डाल लेते हैं अपन यहाँ पे। बताइए जब x को 0 डालोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको p0, x की वैल्यू 0 डालने पे, और x की वैल्यू 0 डालने पे अगर ये p0 है तो बताइए यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 डालने पे ये तो 0 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, r0 की वैल्यू। r0 वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, r0 वो आ जाएगा अपने पास p0 के बराबर। p0 की वैल्यू तो निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन मतलब यही तो है इक्वेशन। इसमें 0 डाल के देख लो, बोलो इसमें 0 डालोगे तो 0 0 0
P0 की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि R0 की वैल्यू वो 1 लिख देंगे अपन। फिर बताओ, जब तुम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 डालोगे तो P1 मिलेगा आपको। x की वैल्यू 1 डाली तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है ना। तो इसको 0 करो, इसको 0 करो, यहाँ पे 1 डालते तो 1 - 1 वही 0 आ जाता। P1 की वैल्यू ये तो 0 आ गया, इसमें 1 डालोगे तो ये R1 अभी लिख लेते हैं, वैल्यूज बाद में डाल लेंगे, ये R1 बचेगा। लेकिन P1 की वैल्यू जरूर निकाल लो। P1 की वैल्यू कैसे आएगी? P1 की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या? 4। और एक बार x की जगह -1 डाल दो, x की जगह -1 डालोगे फिर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये P -1 आएगा, ये R -1 दिख जाएगा। और P -1 की वैल्यू बता दो मेरे को, P -1 की वैल्यू, अगर P -1 डालोगे बच्चों ये बताओ, -1 की पावर 135 है, तो ये तो -1 ही रह जाएगी, ऑड पावर है, ये भी -1 ही रह जाएगी, है ना। अगर इवन पावर होती -1 की पावर 2 तब 1 होता ही है, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, -3 और +1 यानी -2 हो जाता, तो ये आ जाता -2। कितना आ जाता? -2। ठीक है, आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, P0 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, P0 की वैल्यू निकाल दी। अब R0 की वैल्यू कितनी है? R0 मतलब जब x को 0 रख दोगे यहाँ पे C की वैल्यू 1 आ जाएगी, समझ रहे हो? यही तो है ना RX की वैल्यू। तो R0 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? R0 की वैल्यू आ रही है x को 0 रखने पे C। R1 यहाँ पे 1 रख दोगे, 1 रख दोगे तो ये A + B + C, x की वैल्यू 1 रखने पे। और R -1 ये RX की वैल्यू है, यहाँ पे x की जगह -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? ये A - B + C, x की जगह -1 रखा, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, और -1 और ये C आ गया। बताओ इसे सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पे आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। बताइए, C की वैल्यू 1 थी, C की वैल्यू 1 इस ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं, C की वैल्यू 1 इस ऊपर वाली इक्वेशन में वो आप रख दीजिए। बताइए, C की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो ये आ जाएगा A + B, ये C की वैल्यू 1 थी, 1 इधर जाएगा तो 3 बाकी रह जाएगा, और C की वैल्यू 1 है, 1 इधर जाएगा तो A - B की वैल्यू -3 आ रही है बच्चों। A - B की वैल्यू 1 इधर जाके -3 आ रही है। बोलो इसको ऐड कर दो तो A की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ऐड करोगे तो A और A कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। 2A की वैल्यू 0, A की वैल्यू 0 अगर आ गई तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो B की वैल्यू 3 आ जाएगी, 0 + 3, 0 - 3। तो फिर RX का आंसर कितना आ गया? RX था हमारे पास AX², लेकिन A की वैल्यू 0 आ गई, छोड़ दो उसे। B की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3x + C, C की वैल्यू कितनी है? 1। बच्चों ये RX आया है, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था R20, तो x की जगह आप 20 लिख सकते हैं। तो x की जगह आप 20 अगर लिखेंगे, R20 की वैल्यू आ जाएगी 3 × 20 + 1, 61 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बेहतरीन, ज़बरदस्त सवाल है, आप देख लीजिए किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। वापस से मैं बोल देता हूँ, ये कोई एक्सप्रेशन, कोई इक्वेशन दी गई थी, इसको x³ - 1 से डिवाइड किया था। एक तो ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कि x³ - 1 से डिवाइड किया है तो कुछ क्वेश्चन बचेगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा। x³ से डिवाइड किया है तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्वाड्रेटिक में बचेगा, ये समझ में आना चाहिए आपको। और दूसरी बात, कहाँ कहाँ ये 0 होगा, ये कहाँ कहाँ 0 होगा, उसके लिए आपको ये साइड में इसके फैक्टर्स बताए हुए हैं, x, x - 1, x + 1, x 0 डालोगे तब भी ये 0 होगा, x 1 डालोगे तब भी ये 0 होगा, x - 1 डालोगे तब भी ये 0 होगा। ये 3 इक्वेशंस मिल गई और 3 ही वेरिएबल्स थे यहाँ पे, बताया था ना कुछ देर पहले। 2 इक्वेशन थे तो 2 वेरिएबल सॉल्व होंगे, 3 इक्वेशन थी इसलिए तीनों वेरिएबल्स मिल जाएंगे। करना कुछ नहीं है, अब वैल्यूज डालनी थी बस इसमें। एक बार यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालो, एक बार 1 डालो, एक बार -1 डालो, तो ये 3 इक्वेशन आई। P0, P की इक्वेशन अलग से है आपके पास, R की इक्वेशन अलग से है आपके पास, तो एक बार दोनों में 0 0 डालो, बराबर करो, 1 1 डालो, -1 -1 डालो, बराबर करो, R की वैल्यू आ जाएगी, उसमें 20 डालो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में।